हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वह है एससी हार्डविक वॉल्यूम 1 और उसके लेसन 14। इसके पहले के वीडियो सेशंस में हम लोग लेसन 1 से लेकर लेसन 13 तक के सारे वर्ड्स को हम लोगों ने देख लिया है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग लेसन 14 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि हर एक लेसन में 20 वर्ड्स हैं, लेकिन सभी वर्ड्स एक जैसे नहीं हैं। उसमें 4 या 5 वर्ड हर एक लेसन में ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब उनकी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन बाकी जो 14-15 वर्ड्स हैं वो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली ये सारे वर्ड्स हैं। अगर हम एग्जामिनेशन के बारे में बात नहीं भी करें तो ये सारे वर्ड्स हमारे डेली लाइफ में यूज में आने वाले वर्ड्स हैं। हम कुछ भी पढ़ते हैं, हम कुछ भी इंग्लिश में सुनते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपको एक बार नहीं बारंबार आपको सुनने या पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। लेसन 14 का जो पहला वर्ड है वह है अल्यूरिंग। आज का हमारा जो पहला सेशन का वर्ड है वह है अल्यूरिंग। पहले अल्यूरिंग को पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, एडजेक्टिव है। अब अल्यूरिंग को बेहतर समझने के लिए पहले हम इसका नाउन फॉर्म अल्यूर समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग अल्यूरिंग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग अल्यूर पर चलते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं अल्यूर क्या होता है। देखिए, किसी चीज को खींचने की जो क्षमता होती है, अपने तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है ना, उसको अल्यूर कहते हैं। ठीक है ना। प्रलोभन आप इसको कह लीजिए, आकर्षण कह लीजिए, ठीक है ना। अगर आप किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, ये पावर अगर आप में है तो आप में अल्यूर है। तो अल्यूर को अगर हम तोड़ के लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? द पावर टू अट्रैक्ट। द पावर टू अट्रैक्ट। अगर आप अपनी तरफ किसी चीज को खींच लेते हैं तो आप में अल्यूर है। ठीक है। अब अगर इसका हिंदी के बारे में बात किया जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा प्रलोभन। ठीक है ना। आप प्रलोभन देते हैं किसी चीज को खींचने के लिए। चलिए, एक साधारण सा हिंदी के बारे में मैं बात किया। अब अल्यूरिंग का क्या अर्थ होगा? अब अल्यूरिंग इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है। अल्यूर तो नाउन है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि बड़े शहर के चकाचौंध, बड़े शहर के चकाचौंध की तरफ लोग खींचे जाते हैं, अगर हमको ऐसा कहना है, बड़े शहर में जो चकाचौंध है वहां की तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, हम इसको क्या कहेंगे? द अल्यूर ऑफ। अगर इसको अगर फ्रेज के तौर पर लिखे तो अल्यूर ऑफ बिग सिटी। ठीक है ना। जो बड़े बड़े शहरों के जो आकर्षण है वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। चलिए, अब इसी से हमारा वर्ड बना है अल्यूरिंग। अगर कोई चीज अल्यूरिंग है तो वो आकर्षक है, लुभावनेदार है, आपको वो लुभाता है, खींचता है अपनी तरफ। चलिए, इसके सिनोनिम्स, अब हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। अल्यूरिंग के सिनोनिम्स क्या क्या वर्ड है हमारे पास? तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्टिव। अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें, अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग, ठीक है ना, इंटाइसिंग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, अब इसका अगर हिंदी के बारे में बात किया जाए तो इसका हिंदी अगर सरल अगर हिंदी कहें तो लुभावनेदार, जो आपको लुभाए, ठीक है ना, या आकर्षक, अगर सिंपल अगर भाषा में कहें तो आकर्षक। जैसे कि आकर्षक योजना, एक आकर्षक ऑफर आया है। अगर हमको कहना कि एक आकर्षक ऑफर आया है तो ये आकर्षक ऑफर कौन सा ऑफर होगा? अल्यूरिंग ऑफर होगा। ठीक है ना। हम इसको एक्साइटिंग भी कह सकते हैं, हम इसको इंटाइसिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए, ये अल्यूरिंग का अर्थ है लुभावनेदार, आकर्षक। चलिए, अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? चलिए, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा जो आपको दूर, देखिए, जो खींचे वो अट्रैक्टिव है और जो दूर फेंके वो रिपेलेंट है। यदि कोई चीज रिपेल करता है तो वो विकर्षित करता है। इसके एंटो, अगर बढ़िया अगर एंटो के बारे में बात किया जाए तो इसका एंटो हो जाएगा रिपेलेंट। रिपेलेंट का मतलब क्या होता है? विकर्षित करने वाला। ठीक है ना। या हम एक तरह से कह सकते हैं अनअट्रैक्टिव। अगर साधारण अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं अनअट्रैक्टिव। यदि कोई चीज अगर अनअट्रैक्टिव है तो आपको दूर भेजता है वो, ठीक है ना, खींचता नहीं है। चलिए, इसका एक और एंटो हो जाएगा अनअट्रैक्टिव, विकर्षित, विकर्षित करने वाला। ठीक है ना। आकर्षित करने का उल्टा विकर्षित, जो विकर्षित कर दे। चलिए, अब इस पे एक सेंटेंस देखा जाए, अल्यूरिंग पर एक सेंटेंस देखा जाए। चलिए, अब इसका इस पर एक सेंटेंस डील किया जाए। हम कह सकते हैं, देखिए तो अल्यूरिंग, इसका एक प्ले फ्रेज देखते हैं। अल्यूरिंग क्या क्या हो सकता है? कोलोकेशन पहले देखते हैं। अल्यूरिंग स्माइल, ठीक है ना, एक मतलब एक लुभावनेदार मुस्कान, एक आकर्षक मुस्कान। चलिए, अल्यूरिंग एरोमा, किसी चीज का गंध हो सकता है जो आपको खींचे,
ठीक है ना, या हम कह सकते हैं एल्योरिंग ऑफर। ये इसके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, मतलब एल्योरिंग को हम इन नाउन से बना करके सेंटेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, हम कहना है कि उसने एक आकर्षक ऑफर को ठुकरा दिया, हमको ऐसा कहना है, उसने एक आकर्षक ऑफर को ठुकरा दिया। हम इसको कैसे लिखेंगे, ही टर्न डाउन। अगर आप किसी चीज को टर्न डाउन करते हैं, आप उसको ठुकरा देते हैं। ही टर्न डाउन एन अल्योरिंग ऑफर, उसने एक आकर्षक ऑफर को ठुकरा दिया। चलिए, तो हमारे अल्योरिंग का मतलब ये रहा। चलिए सेकंड वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि सेकंड वर्ड क्या है। देखिए सेकंड वर्ड है एप्ट। एप्ट का मतलब क्या होता है, उपयुक्त, सही, उचित। यदि कोई चीज अगर एप्ट है तो वो उपयुक्त है, सुटेबल है, एप्रोप्रिएट है। चलिए, अब ये पार्ट ऑफ स्पीच से एप्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, सुटेबल। चलिए, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फिटिंग, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। हालांकि सिनोनिम्स की संख्या और भी है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है। तो अगर कोई चीज अगर एप्ट है तो वो उपयुक्त है, वो सही है, ठीक है ना। चलिए, इसको हम कह सकते उपयुक्त, सही, चलिए, या उचित, सही। चलिए, यदि कोई चीज अगर एप्ट है तो वो सही है। चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा इसके एंटोनिम्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा जो कि इनएप्रोप्रिएट है, जो अनुचित हो। इसका एंटो क्या हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट, अनुचित। यदि कोई चीज अगर इनएप्रोप्रिएट है तो यानी कि वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। चलिए, हमको कहना है कि उसे सही में, उसे उचित तौर पर उसे जीनियस कहा जाता है, मतलब उसका जीनियस कहना गलत नहीं है, हमको ऐसा कहना है, उसे उचित रूप से जीनियस कहा जाता है। इसको अगर हम सेंटेंस के तौर पर डील करें तो हम कैसे करेंगे, ही इज एप्टली कॉल्ड, चूंकि एडवर्ब की जरूरत है, ही इज एप्टली कॉल्ड ए जीनियस। इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी ये निकलेगा कि उसे सही में, उचित तौर पर, मतलब उसका जीनियस कहना गलत नहीं है, वो सही में उसे लोग जीनियस कहते हैं। चलिए, ये हमारा एप्ट रहा। हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, हमारा थर्ड वर्ड देखते हैं कि थर्ड वर्ड क्या है। चलिए, इसके बाद एसर्टेन। अगर आप कोई चीज को एसर्टेन करते हैं, आप उसका पता लगाते हैं, आप उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। एसर्टेन का मतलब सिंपल भाषा में कहे तो पता लगाना। चलिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। अगर आप कुछ को एसर्टेन करते हैं, आप उसका पता लगाते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, चलिए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिटरमिन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिटरमिन, फाइंड आउट, ठीक है ना, या डिस्कवर, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, हमको कहना है कि पुलिस उसके हत्या का कारण का पता नहीं लगा सके, हमको ऐसा कहना है, ठीक है। इस बात को कहना है कि पुलिस उसके हत्या के कारण, हत्या का क्या कारण था, इसका पुलिस पता नहीं लगा सकी। हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको सेंटेंस के तौर पर बनाया जाए तो, द पुलिस वर अनेबल, द पुलिस वर अनेबल टू एसर्टेन। पता लगाने के लिए, देखिए हमारे पास पता लगाने के लिए इतने सारे वर्ड्स हैं, हम इतने सारे में किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटरमिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, फाइंड आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस एसर्टेन से बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एसर्टेन मेंशन किया, ठीक है ना, और अच्छा भी वर्ड है। तो द पुलिस वर अनेबल टू एसर्टेन द कॉज ऑफ हिज मर्डर, द कॉज ऑफ हिज मर्डर। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, इसका हिंदी ये निकल कर आएगा कि पुलिस उसके हत्या के कारण का पता नहीं लगा सकी। चलिए, ये वर्ड हमारा नंबर 3 था। वर्ड नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 4 क्या है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, सिविक। अब सिविक वैसा कुछ खास वर्ड नहीं है। देखिए, सिविक का मतलब जिसका संबंध शहर से हो या शहर में रहने वाले लोगों से हो, वो सिविक होता है, ठीक है ना। इसको आप कहिए मतलब शहरी कहिए, मतलब जिसका संबंध शहर से हो। सिविक का मतलब नागरिक, नागरिक शास्त्र में लोग सिविक्स पढ़ते हैं। तो चलिए, सिविक कोई खास वर्ड नहीं है, चलिए फिर भी इसको देखा जाए, सिविक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है अर्बन, नगर से संबंधित। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर एक छोटा सा सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अर्बन, ठीक है ना, शहर से संबंधित। अब बस आप इस पर अब ज्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शहर से संबंधित। जैसे कि अगर हमको कहना है कि शहर के अधिकारी, जो जैसे कि मेयर क्या है, मेयर शहर का अधिकारी है, शहर से वो बिलोंग करता है, ठीक है ना, उसका गांव से लेना देना नहीं है। अब ये जो मेयर कौन सा ये बॉडी होगा, सॉरी, चलिए इसके कुछ फ्रेजेस लिखते हैं, इसके कुछ फ्रेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, ये सिविक ऑफिसर है, नहीं,
अगर मेयर को कहा जाए तो ये कौन सा ऑफिसर है? सिविक ऑफिसर है। शहर के भवन जो शहर में बने हुए हैं वो कौन से बिल्डिंग हो जाएंगे? वो सिविक बिल्डिंग। जिसका संबंध शहर से, वो कुछ भी हो सकता है। शहर में संस्थाएं हैं, आपका नगर निगम कौन सी संस्थाएं हैं? ये शहरी संस्थाएं हैं। ग्राम पंचायत जो है वो ग्रामीण संस्थाएं हैं। नगर निगम ये क्या है? शहरी संस्थाएं। अब ये कौन सा बॉडी? बॉडी मतलब संस्था है। ये कौन सा बॉडी हो जाएगा? सिविक बॉडी हो जाएगा। शहर के जो नेता हैं वो कौन से लीडर हो जाएंगे? वो सिविक लीडर हो जाएंगे। तो सिविक का मतलब ये होता है जिसका संबंध शहर से हो। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 5 की ओर मूव करते हैं। चलिए ये हमारा वर्ड नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? देखिए यदि कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो वो जटिल है। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच से हम इसको एडजेक्टिव लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स हालांकि नाउन है, लेकिन नाउन भी है, कॉम्प्लेक्स नाउन भी है, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहां पर हम लोग एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। देखिए यदि कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो वह जटिल है, घुमावदार है, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई? जटिल और घुमावदार के लिए क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड। और हम लिख सकते एक और बढ़िया वर्ड है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का भी अर्थ होता है घुमावदार, जटिल, पेचीदा। तो यदि कोई चीज कॉम्प्लेक्स है यानी कि वो जटिल है, पेचीदा है। सिंपल भाषा में कहें तो जटिल या पेचीदा। चलिए इसका अपोजिट क्या बनेगा? इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा? इसका एंटोनिम्स बनेगा जो ऐसा नहीं होगा वह सिंपल होगा, साधारण। इसको पी पढ़िएगा आप। चलिए ये हमारा हो गया साधारण। यदि कोई चीज यदि सिंपल है तो साधारण है, कॉम्प्लेक्स है तो वो जटिल है। जैसे कि अगर हमको कहना है कि सिचुएशन तुम जितना सोचते हो परिस्थिति उससे ज्यादा जटिल है, हमको ऐसा कहना है कि आप जितना सोचते हैं, आप जितना महसूस करते हैं, सिचुएशन उससे ज्यादा जटिल है, हमको ऐसा कहना है। हम कैसे इस बात को कह सकते हैं? द सिचुएशन इज, इसी बात को कैसे कहेंगे? द सिचुएशन इज। इसको इस तरह से कहना पड़ेगा, द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, वो ज्यादा जटिल है। हालांकि आप यहां पर कॉम्प्लिकेटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यू रियलाइज, मतलब आप जितना इसको रियलाइज करते हैं उससे ये कहीं ज्यादा जटिल है। तो चलिए ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो गई। हम वर्ड नंबर 6 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 6 क्या है। चलिए डायर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सारे जबरदस्त वर्ड हैं, ये वॉल्यूम 1 के लेसन 14 के ये सारे जबरदस्त वर्ड है। जैसे कॉम्प्लेक्स, जैसे डायर, सर्टेन, ये सब आना ही आना है। अल्यूरिंग, ये सब मिस नहीं करना है। लेकिन जैसे सिविक जैसा वर्ड है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ज्यादा उस पर केयर करने की जरूरत नहीं है। चलिए डायर का मतलब क्या होता है? गंभीर। यदि कोई चीज डायर है तो वो गंभीर है, बस आप सिर्फ इतना समझे। डायर पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। डायर पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है? एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सीरियस। चलिए ग्रीम, ये सब गंभीर के अंग्रेजी है। ग्रेव, ये सब गंभीर के अंग्रेजी है, ठीक है ना। और भी वर्ड है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है, और भी वर्ड है। इसके लिए ना वर्ड की कमी नहीं है, ये सबका मतलब है गंभीर, ठीक है ना। ये सबका मतलब है गंभीर। चलिए अब हमको कहना है कि देश गंभीर आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है ना। देश की जो एक फ्रेज है ना, आप ऐसे समझिए, डायर कॉन्स्ट्रेंट, सॉरी डायर स्ट्रेट एक फ्रेज है। डायर स्ट्रेट का देखिए, स्ट्रेट जल संधि, जल संधि जहां पर जो पाक स्ट्रेट जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, पाक स्ट्रेट किसको जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तो स्ट्रेट का मतलब जल संधि होता है, लेकिन डायर स्ट्रेट एक फ्रेज है। डायर स्ट्रेट का मतलब क्या है ना कि आप बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, बेहद खतरनाक स्थिति में। अगर आपको कहना है कि कोई चीज बेहद खतरनाक स्थिति में है तो वो डायर स्ट्रेट में है। तो डायर स्ट्रेट का अगर हम हिंदी कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा बेहद खतरनाक स्थिति में। बेहद बेहद खतरनाक स्थिति को डायर कहते हैं, ठीक है ना। बेहद खतरनाक स्थिति को डायर कहते हैं। जैसे कि अगर हमको कहना है कि देश की अभी माली हालत, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो एकदम खतरनाक स्थिति में, मतलब कभी भी देश कोलैप्स कर सकता है, ये किसी देश के बारे में बात कहा गया है। चलिए हम ऐसे कहना है, हमको कहना है कि अर्थव्यवस्था बेहद खतरनाक स्थिति में है देश की। चलिए इससे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था, चलिए हिंदी समेत ले लेते हैं, अर्थव्यवस्था बेहद खतरनाक स्थिति में है। हमको ऐसा कोई बात कहना है, ठीक है ना। देश की जो अर्थव्यवस्था बेहद खतरनाक स्थिति है, कैसे इसको लिखा जा सकता है? पहले अर्थव्यवस्था को पहले उठाएंगे, द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। देखिए ये कैसे डील हो रहा है। चलिए इज इन, अब बेहद खतरनाक स्थिति के लिए वर्ड क्या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? डायर स्ट्रेट।
है ना। इसके लिए एक वर्ड पढ़ रहे हैं डायरेस्ट्रेट, ये बहुत अच्छा, ये एक फ्रेज है डायरेस्ट्रेट। डायरेस्ट्रेट का मतलब होता है बेहद खतरनाक स्थिति में है। तो अगर कुछ डायर है यानी कि वो गंभीर है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 7 क्या है। देखिए वर्ड नंबर 7 है एक्सटैसी। एक्सटैसी का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रसन्नता को एक्सटैसी कहते हैं, परमानंद, आनंद, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो इसका जो इंग्लिश है ना वो एक्सटैसी है, आप ऐसे समझिए। तो एक्सटैसी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हमको कहना बेहद आनंद, बेहद खुशी, है ना। परमानंद आप इसको कहिए, परमानंद, तो इसके लिए वर्ड है एक्सटैसी है। चलिए अब इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई? इसके लिए क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लिस। बहुत अच्छा ये वर्ड है, ब्लिस बहुत अच्छा ये वर्ड है, आप ऐसा समझे। हम कह सकते हैं एक्सटैसी के लिए जुबिलेशन, जुबिलेशन, एक्सल्टेशन। देखिए ये सब का मतलब है खुशी, प्रसन्नता। तोड़ के लिखें तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीम डिलाइट। अगर इसको तोड़ के लिखा जाए एक्सप्लेनेशन के तौर पर तो हम इसको कह सकते हैं एक्सट्रीम डिलाइट। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा? इसका अत्यंत प्रसन्नता, खुशी, अत्यंत प्रसन्नता, ठीक है ना, परमानंद, परमानंद, आनंद, आप इसको जो कह लीजिए। चलिए अब इसका एंटोनिम्स क्या संभव है, थोड़ा सा इसके एंटोनिम्स को देख लेते हैं। मिजरी, कष्ट, है ना। खुशी, परमानंद का अपोजिट क्या हो जाएगा? मिजरी, कष्ट, दुख। चलिए अगर हमको कहना है कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, हम लोग इतने ज्यादा प्रसन्न थे, इतना परमानंद में थे कि उसका कोई ठिकाना नहीं था, हमको ऐसा कहना है हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था किसी बात पर, ठीक है ना। सॉरी, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं था, हमको ऐसे कहना है। अब इसको आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा घुमा करके बना सकते हैं। देयर वाज नो लिमिट, देयर वाज नो लिमिट, लिमिट टू लेता है प्रीपोजिशन, आवर एक्सटैसी, हो तो गया, ठीक है ना। ये देयर वाज नो लिमिट टू आवर एक्सटैसी, इसका हिंदी क्या निकलेगा? हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चलिए इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा एडजेक्टिव फॉर्म देख लेते हैं। एक्सटैसी तो क्या कहा गया? एक्सटैसी जो है वो सर आपका नाउन है। अब हमें थोड़ा इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सटैटिक, अति प्रसन्न, अति प्रसन्न, आप ऐसे समझिए। यदि कोई व्यक्ति अगर एक्सटैटिक है तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग 7वें आसमान पर। अति प्रसन्न मतलब इसको सरल भाषा में कहे तो अति प्रसन्न। अगर आप स्टैटिक हैं तो आप अति प्रसन्न। अब इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स के बारे में बात नहीं किया जाए। अगर प्रसन्नता कहना है, दुखी कहना है, तो इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड्स भरे पड़े हैं। चलिए थोड़ा इसका भी सिनोनिम्स थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? चलिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इलेटेड, अति प्रसन्न। थोड़ा सा हम लोग इडियम्स को देखते हैं। अति प्रसन्न के लिए कौन कौन से इडियम्स है? एक बहुत अच्छा इडियम्स है कॉ के हुप, अति प्रसन्न। देखिए ऑन क्लाउड 9, ये सब इडियम्स है और इस सब का मतलब है अति प्रसन्न। ऑन क्लाउड 9 अति प्रसन्न, ऑन हाई, ये सब का एक ही मतलब है अति प्रसन्न। तो ये सारे यूज के ये वर्ड्स हैं। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा 7 था, वर्ड नंबर 8 की ओर आते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 8 क्या है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरा, ईरा का मतलब युग होता है, ठीक है ना। ईरा का मतलब युग होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे भाई? ईरा के लिए हम लिख सकते इपोक, पीरियड, ठीक है ना। चलिए एक वर्ड है अयोन, और इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो युग। गांधी का युग कब से कब तक था? भारतीय इतिहास में किस साल से लेकर किस साल तक के युग को गांधी के युग कहा जाता है? तो ये साल था 1917। 1917 से लेकर के और मरने के समय तक का उनका युग बना रहा 1948 तक। यानी कि हमको कहना है कि गांधी युग है ना 1917 से लेकर 1948 तक चला, हमको ऐसे कहना है, ठीक है। इसको कैसे कहा जाएगा? द गांधीयन एरा। अगर इस पर सेंटेंस बनाया जाए कैसे लिखेंगे? द गांधीयन एरा, द गांधीयन एरा, ठीक है ना, लास्टेड फ्रॉम 1917, चलिए, टू 1948। तो ये हमारा युग रहा। वर्ड नंबर हमारा 8 रहा। वर्ड नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए फॉर्मालिटी, कोई खास वर्ड ये नहीं है। चलिए फॉर्मालिटी का मतलब होता है औपचारिकता, औपचारिकता और अनौपचारिकता आप समझते हैं। चलिए ये है वर्ड फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी जो है वो नाउन है और इसको आप कह सकते हैं ना रूटीन,
इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रूटीन, प्रोसीजर, रूटीन, चलिए प्रोसीजर, और इसको अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसको हम कहते हैं औपचारिकता। आप औपचारिकता किसी चीज की पूरी करते हैं, ठीक है ना, औपचारिकता, आप किसी चीज की औपचारिकता पूरी करते तो आप उसकी केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। चलिए अब अनौपचारिकता, एक होता औपचारिकता और एक होता अनौपचारिकता। इसका एंटो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मालिटी। इसका एंटो जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनफॉर्मालिटी। और अगर इसके हिंदी के बारे में बात करें तो अनौपचारिकता। चलिए हमको कहना है कि मंत्री जी ने पुल का उद्घाटन करके औपचारिकता पूरा किया। औपचारिकता क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए औपचारिकता में चीज करना जरूरी होता है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है कि मंत्री जी का पुल उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन मंत्री जी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पुल नहीं बनेगा, पुल नहीं चलेगा। मंत्री जी का पुल का उद्घाटन करना केवल एक यूजुअल रूटीन होता है, लेकिन महत्व के बारे में बात किया जाए तो इसका कोई महत्व नहीं है। मंत्री जी करे चाहे कोई आम आदमी करे, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। मंत्री जी द्वारा उद्घाटन करना कोई महत्व की बातें नहीं है। हाँ ऐसा प्रैक्टिस है तो मंत्री जी आकर करते। हमको कहना है कि मंत्री ने पुल का उद्घाटन करके औपचारिकता पूरी की। चलिए इसको कैसे कहेंगे, द मिनिस्टर, चलिए द मिनिस्टर कंप्लीटेड, पूरी की, क्या पूरी की, है ना, औपचारिकताएं पूरी की, फॉर्मालिटी। चलिए बाई अनवेल, अनवेल का मतलब क्या होता है, उद्घाटन करना। अगर आप कुछ को अनवेल करते हैं तो आप उसका उद्घाटन करते हैं। बाई अनवेलिंग द ब्रिज, बाई अनवेलिंग द ब्रिज हो तो गया। चलिए इसको हम लिख सकते हैं उद्घाटन करना। तो ये आपका सर ये फॉर्मेलिटी रहा। वर्ड नंबर 10 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 10 क्या है। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्रीवस, ग्रीवस का मतलब क्या होता है, देखिए इसका भी मतलब होता है गंभीर, लेकिन इसमें दर्द वाली बात है, दर्दनाक। हमको कहना है दर्दनाक, पेनफुल, तो उसमें ग्रीवस आ जाएगा। ग्रीवस का मतलब क्या होता है, सीरियस एंड पेनफुल। ये गंभीर होगा और दर्द से भरा हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए तो ग्रीवस एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच से, इसका भी साइनो हो जाएगा, इसका साइनो क्या हो जाएगा, सीरियस, ठीक है ना, इसका साइन हो जाएगा सीरियस। हम लिख सकते हैं ग्रेव, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं पेनफुल जिसमें दर्द वाली बात हो, हर्टफुल। और इसको अगर एक सिंपल तरीका से अगर कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा दर्द से भरा हुआ तो दर्दनाक, है ना। इसका एक हिंदी हो जाएगा गंभीर। अब आपको जैसा कहना है आप वैसा कह सकते हैं। हमको कहना है कि वह दर्दनाक चोट से मर गया, बहुत भीषण उसे चोट लगा था, वह दर्दनाक चलिए हमको कहना है कि वह दर्दनाक चोट से मर गया, चोट से मर गया। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ही डायड ऑफ, या डायड फ्रॉम भी लगा सकते हैं, डायड ऑफ। चलिए ग्रीवस, है ना, ग्रीवस मतलब दर्दनाक, दर्द से भरा हुआ, और चोट के लिए हम वर्ड लिख सकते हैं इंजरी। चलिए तो ये हमारा ग्रीवस रहा, इसका एंटो यहीं पर कर दिया जाए, इसका एंटो का काम यहीं पर कर दिया जाए। इसका एंटो क्या हो जाएगा, मामूली, है ना, स्लाइट, है ना। गंभीर का एंटो क्या हो जाएगा, स्लाइट, और स्लाइट का हिंदी हो जाएगा मामूली। तो बच्चों हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीवस, डायर, अल्योरिंग, कॉम्प्लेक्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे कि सिविक, फॉर्मालिटी, ऐसे वर्ड्स को थोड़ा सा इग्नोर करके भी हम चल सकते हैं। चलिए नंबर हम आते हैं नंबर 11 वर्ड में, हगार्ड। चलिए वर्ड नंबर 11 में आते हैं, हगार्ड। हगार्ड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप हगार्ड हैं तो एकदम आप थक गए हैं, थक के चूर हो चुके हैं, एकदम दुबले पतले लग रहे हैं, आपको या तो भोजन नहीं मिला है, लंबे समय से आप ड्यूटी पर लगे हुए हैं, और एकदम आप थके हुए हैं, थका मांदा हारा, थका हारा, आप ऐसा समझिए, लग रहा है कि अब बॉडी में कुछ नहीं, एकदम थक गया है, तो चिंतित लग रहा है, ठीक है ना। ये अवस्था हगार्ड कहलाती है, ये अवस्था हगार्ड कहलाती है। हगार्ड एडजेक्टिव है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्रॉन। चलिए इसके लिए लिख सकते हैं एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं थका मांदा, हम लिख सकते हैं इसके अगर हिंदी के बारे में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं थका मांदा, थका हारा, या इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं थक के चूर। मतलब इसका संबंध थकने से, आप इसका हिंदी चाहे जो कह दे, इसका संबंध थकने से है, इसका चाहे हिंदी जो कह दिया जाए। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, फ्रेश, हेल्दी,
है ना, इसका एंटो हो जाएगा फ्रेश हेल्दी, ऊर्जा से भरा हुआ, फ्रेश हेल्दी, इसका एंटो हो जाएगा ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। यदि कोई व्यक्ति है फ्रेश है हेल्दी है तो ऊर्जा से भरा हुआ। चलिए, वो एकदम थका हारा दिख रहा था, हमको ऐसे लिखना है, एकदम थका हारा प्रतीत हो रहा था, कैसे लिखेंगे, ही लुक्ड, है ना, वो दिख रहा था, वो प्रतीत हो रहा था क्या, टायर्ड एंड हगार्ड, ये दोनों को एक साथ लिखा जाता है, टायर्ड एंड हगार्ड, ठीक है ना, हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन ये दोनों को पेयर में लिखा जाता है, ही वाज लुकिंग, सॉरी ही लुक्ड टायर्ड एंड हगार्ड। चलिए, ये तो वर्ड नंबर 11 हुआ। वर्ड नंबर 12 की ओर हम लोग मूव करते, देखते हैं कि वर्ड नंबर 12 क्या है। जो बहुत बढ़िया वर्ड है हैवोक, बहुत बढ़िया वर्ड है, इस चैप्टर का बेस्ट वर्ड है हैवोक। हैवोक का मतलब क्या होता है, तबाही बर्बादी, बहुत भीषण बर्बादी को ना हैवोक कहते हैं। चलिए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। अगर सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, ठीक है ना। अगर हैवोक का क्या सिनोनिम्स होगा, बर्बादी, आप ऐसे समझिए, डिस्ट्रक्शन, और इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं बर्बादी। चलिए, हालांकि देखिए, बर्बादी के हैवोक से कोई बढ़िया सिनोनिम्स नहीं है। आप सिनोनिम्स तो यहाँ पर मैं 2-4 और भी लिख सकता हूँ बर्बादी के लिए, हमारे पास 2-4 और भी हमारे पास वर्ड्स है, लेकिन जो बेस्ट वर्ड है वो हैवोक है। अब बेस्ट वर्ड की ओर छोड़ करके, बेस्ट वर्ड छोड़ करके हम लोग मामूली वर्ड की तरफ नहीं जाएंगे। अब यहां पर एक चीज बता देना चाहता हूं, तबाही, देखिए ये तबाही बर्बादी, तबाही मचाना, बर्बादी मचाना, इसके लिए क्या वर्ड है। चलिए, प्रीपोजिशन देखिए, अभी तक आज के इस वीडियो सेशन में मैंने किसी फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में बात नहीं किया, लेकिन यह है वो एक पहला आज का वर्ड है जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। यानी कि हिंदी चाहे कुछ भी हो, को हो, में हो, पर हो, से हो, हिंदी कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ी तो वहां पर हम ऑन लगाएंगे। चलिए, ये तो नाउन रहा, अब है तबाही मचाना। एक हिंदी है तबाही मचाना, बर्बादी मचाना, तबाही मचाना। अब मचाना का अंग्रेजी क्या होगा, रेक हैवोक, टॉप क्लास का इंग्लिश है रेक हैवोक, है ना। रेक हैवोक का मतलब होता है तबाही मचाने, कि मचाने के लिए अलग से वर्ड आपको अगर डालना है तो आपको रेक डालना होगा। हैवोक के साथ रेक फिक्स है, ठीक है ना। प्ले हैवोक भी होता है, क्रिएट हैवोक भी होता है, बट रेक हैवोक इज द बेस्ट। चलिए, तो यहां से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर ए हो जाएगा, सॉरी, ये है हमारा रेक हैवोक। अब इस पर सेंटेंस बनाना है, जैसे कि देखिएगा, चक्रवात बिपरजॉय, अभी जो आया हुआ है गुजरात में, चक्रवात बिपरजॉय ने, सॉरी, चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात में तबाही मचाई। हमको ऐसा लिखना है कि चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात में तबाही मचाई। चलिए, अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, साइक्लोन, है ना, बिपरजॉय, थोड़ा इसको देखा जाए, ठीक है ना, साइक्लोन बिपरजॉय। चलिए, अब मचाने के लिए क्या वर्ड हम लोग लेके चले, रेक्ड। तो चलिए, रेक का स्पेलिंग क्या होगा, WREK, इसका V2 हो गया, रेक्ड, क्या मचाई, तबाही के लिए क्या वर्ड लेके चल रहे, हैवोक। अच्छा, चलिए, अब गुजरात में का अंग्रेजी तो वैसे इन होता है, वैसे तो इन होता है, लेकिन हैवोक क्या लेता है, हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हैवोक के साथ प्रीपोजिशन देखिए, यहाँ पर ऑन फिक्स है। हमारा पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, साइक्लोन बिपरजॉय रेक्ड हैवोक ऑन गुजरात। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से रहा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है हैवोक, और उससे ज्यादा महत्व का चीज है उसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, नंबर हम लोग आते हैं 13 में, मेमोरेबल। मेमोरेबल, मेमोरेबल यादगार होता है, ठीक है ना। जैसे कोई यादगार दिन है तो मोमेंटस, इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा मोमेंटस। कोई खास ये वर्ड नहीं है, बस मोमेंटस, या वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका सिंपल अगर आप हिंदी देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यादगार। वर्ड नंबर 14 की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर 14 क्या कह रहा है। वर्ड नंबर 14 आपका मेमोरियल। मेमोरियल क्या होता है, स्मारक होता है, ठीक है ना। मेमोरियल क्या होता है, स्मारक होता है, कोई बहुत ही हिट वर्ड ये नहीं है। चलिए, मेमोरियल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। किसी सॉरी, यहाँ पर मेमोरियल, सॉरी, यहाँ पर जो मेमोरियल होगा वो नाउन होगा, यहाँ पर जो मेमोरियल है वो सर नाउन है। चलिए, मेमोरियल नाउन है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, किसी तरह के मॉन्यूमेंट को हम लोग मेमोरियल कहते हैं। चलिए, स्मारक के लिए एक वर्ड हो जाएगा आपके लिए मॉन्यूमेंट।
जैसे अगर हमको कहना युद्ध स्मारक, वार मेमोरियल, है ना, ये फेमस है। जैसे हमको कहना है कि शहर के चौराहे पर एक वार मेमोरियल बनाया गया, युद्ध स्मारक बनाया गया। चलिए इस पर सेंटेंस देखा जाए, शहर के चौराहे पर, शहर के चौराहे पर एक युद्ध स्मारक बनाया गया, मतलब वैसे लोग जिसमें जो कि युद्ध में शहीद हुए थे, ठीक है ना, उनका एक स्मारक बनाया गया। शहर के चौराहे पर एक युद्ध स्मारक बनाया गया। चलिए इसको हमें डील करना, कैसे लिखेंगे, चलिए ए वार मेमोरियल पहले लिखेंगे, ए वार मेमोरियल, लाइन पैसिव वॉइस में है। चलिए स्मारक के लिए तो मेमोरियल हम लोग पढ़ रहे हैं, वाज बिल्ट, बनाया गया। चलिए हमको करेंगे शहर के चौराहे पर, ऑन द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चौराहा, ऑन द स्क्वायर ऑफ द टाउन। चलिए ये हमारा वर्ड मेमोरियल रहा। अब हम वर्ड नंबर आते हैं 15 की तरफ, देखते हैं कि 15 नंबर का वर्ड हमारा क्या कह रहा है। चलिए पाटेक, बढ़िया वर्ड है ना, पाटेक एक बढ़िया वर्ड है। देखिए बढ़िया चीज इसमें आप ये सीखेंगे, पाटेक पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है, और प्रीपोजिशन ये क्या लेगा, प्रीपोजिशन ऑफ लेगा, इसके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है ना, पाटेक ऑफ। और पाटेक का मतलब क्या होता है, खाना, दावत में भाग लेना, आप ऐसा समझिए, शरीक होना। इसका अगर इसका सिनोनिम्स कोई बहुत तगड़ा नहीं है, बस ईट, कंज्यूम, आप इसके सिनोनिम्स लिख सकते हैं, है ना। पाटेक अपने आप में बेस्ट वर्ड है जब आपको कहना है शरीक होना। शरीक आप किसमें होते, दावत में, शरीक होना दावत में, आप ऐसा समझिए। शरीक होना का मतलब भाग लेना, अगर आप किसी जगह पर शरीक होते हैं मतलब वहां पर भाग लेते हैं। अब इस पे सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस देखा जाए, वी पाटुक, पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, पाटेक का पास्ट टेंस हो जाएगा पाटुक, टेक का टुक होता है, ऑफ द लंच, ठीक है ना, होस्टेड बाई, है ना, होस्टेड बाई माई बॉस। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा कि हम लोगों ने, यहां माई की जगह पर आवर लिख देते ज्यादा बेहतर होगा। चलिए माई की जगह पर आवर बॉस। चलिए अब ये पूरा लाइन का हिंदी क्या निकलेगा भाई, हम लोगों ने हमारे बॉस द्वारा आयोजित एक लंच में हम लोगों ने भाग लिया, मतलब शरीक हुए, खाए। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 16 की तरफ, देखते हैं कि हमारा 16वां वर्ड क्या है। देखिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के दृष्टिकोण से दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है एस्केप्टर, एक वर्ड है एस्केप्टर, और एक इसको घुमा दिया गया तो एक वर्ड बना एस्पेक्टर। ये दोनों वर्ड को हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है ना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। एस्केप्टर और एस्पेक्टर क्या होता है, देखिए एस्केप्टर क्या होता है ना, आप कभी देखे होंगे कि राजा या रानी अपने साथ एक सुनहला छड़ी लेके चलते हैं, आप उनके हाथ पर गौर कीजिएगा, कोई राजा रानी अपने आप को कोई राजा कहे तो वो अपने साथ एक स्टिक लेके चलता है, उसका स्टिक बड़ा सुनहला स्टिक होता है ना, सोने चांदी का उस पर काम किया रहता है, उसको कहते हैं एस्केप्टर। उसका हिंदी क्या होता है, उसका हिंदी होता है राजदंड। कभी आपने सुना होगा राजदंड, राजा का डंडा, है ना, राजदंड इसका हिंदी होता है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है ना। एस्केप्टर नाउन होगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर कोई साइनो नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। कैसे लिखेंगे, ऑर्नेट स्टिक, अगर इसको तोड़ के लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्नेट स्टिक, ऑर्नेट का मतलब सजा हुआ, ठीक है ना, और इसका जो हिंदी होता है वो होता है राजदंड। चलिए एस्पेक्टर क्या होता है, एस्पेक्टर का मतलब होता है भूत प्रेत, ठीक है ना, छाया, किसी मरे हुए व्यक्ति का जो छाया होता है ना, स्पेक्टर कहलाता है। इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा घोस्ट, फैंटम, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप इसको समझिए, छाया, है ना, या भूत को हम लोग स्पेक्टर कहते हैं किसी चीज का। जैसे हाँ, लेकिन ये केवल आदमी का नहीं होता, जैसे कि अभी देखिए ना, अभी मैं बता रहा हूं कि अभी विश्व पर ना तृतीय विश्व युद्ध की छाया मंडरा रही, इसको भी हम स्पेक्टर से बनाएंगे। एक व्यक्ति का तो छाया होता ही है, कल मैंने, है ना, अपने दादाजी का छाया देखा और लगा कि दादाजी खड़े हैं, हमको ऐसा लगा, तो स्पेक्टर ऑफ ग्रैंडफादर, ये तो हो गया। एपारेशन भी इसको कहते हैं, मरे हुए व्यक्ति का जो हम लोग फिगर देखते हैं ना, कहीं पर ऐसा आभास होता है, वो एपारेशन भी कहलाता है, मतलब इसका साइन एक एपारेशन हो सकता है। एपारेशन भी टॉप क्लास का वर्ड है, एपारेशन भी टॉप क्लास का वर्ड है। तो जो कोई चीज का एक जो अनप्लीजेंट जो अनुभव होता है ना, उसको भी स्पेक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर हमको कहना है कि तृतीय विश्व युद्ध की छाया मंडरा रही है, देश पर अकाल, पानी हो नहीं रहा है, देश पर अकाल की छाया मंडरा रही है, तो ये भी स्पेक्टर से बनेगा। तो हम कह सकते हैं इसको अगर फ्रेज के तौर पर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, स्पेक्टर ऑफ वार, स्पेक्टर ऑफ फैमिन, फैमिन का मतलब अकाल,
है ना। फेमिन का मतलब अकाल समझिए, इनका भी स्पेक्टर होता है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेक्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये दोनों का स्पेक्टर होता है, स्पेक्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर। चलिए ये हमारा स्पेक्टर वाली बात रहा। चलिए वर्ड नंबर हम लोग चलते हैं 18 की तरफ, देखते हैं कि 18वां वर्ड क्या है। अच्छा वर्ड है स्पेक्टेकुलर, है ना, दर्शनीय, देखने लायक, इंप्रेसिव। चलिए वर्ड है स्पेक्टेकुलर, वर्ड है स्पेक्टेकुलर। यदि कोई चीज अगर स्पेक्टेकुलर है वो देखने लायक है, ठीक है ना। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंप्रेसिव, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंप्रेसिव, शानदार, है ना। इसका अगर हिंदी कहें तो शानदार। और इसके एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे, इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे डल, फीका। इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे डल मतलब फीका। तो ये हमारा वर्ड नंबर रहा 18। वर्ड नंबर 19 की ओर आते हैं। देखिए आपको एक वर्ड मिलेगा वर्ड नंबर 19 में, एक वर्ड हमें बहुत अच्छा एक वर्ड मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। अगर आप कहीं पर पार्टिसिपेट करते हैं, आप वहां पर भाग लेते हैं। पार्टिसिपेट कोई बहुत तगड़ा ये वर्ड नहीं है, ठीक है ना, ये वर्ब है। आप इसका साइन आप लिख सकते हैं इंगेज, इंगेज हिस्सा लेना, भाग लेना। चलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कोई बहुत ये टॉप क्लास का वर्ड नहीं है। और वर्ड नंबर 20 में यूनिवर्सली, यूनिवर्सली का मतलब जो सभी द्वारा मान लिया गया हो, जो सभी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, जो सभी लोग उसको जानते हो। चलिए इनवेरिएबली, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनवेरिएबली। चलिए यह हम कह सकते हैं, है ना, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, है ना। अब इसी को कहते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, सार्वभौमिक का मतलब है कि जो सभी द्वारा मान लिया गया हो, सभी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया हो। जैसे कि देखिए तो शेक्सपियर, अगर इसको कहा जाए शेक्सपियर, ठीक है ना, वाज यूनिवर्सली, वाज यूनिवर्सली द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या सिर्फ हम इंग्लिश तक ही रखते हैं। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, कि जो शेक्सपियर थे वो सभी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, किसी ने उस पर डाउट नहीं किया, ठीक है ना। शेक्सपियर वाज यूनिवर्सली द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के जो सबसे बड़े जो ड्रामाटिस्ट थे वो शेक्सपियर थे, है ना। इट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। चलिए तो बच्चों हमारा आज का ये 20 वर्ड्स का सेशन कंप्लीट हुआ। ये इसमें लगभग 14 वर्ड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कुछ वर्ड को आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि आप सिविक, जैसे कि आप इसमें पार्टिसिपेट, जैसे कि आप इसमें फॉर्मालिटी, जैसे कुछ वर्ड्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि ये सभी वर्ड आपको बार बार मिलने वाले हैं, लेकिन ये बहुत महत्व के ये वर्ड नहीं है। बाकी शेष वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको बार बार पढ़िए, उन पर किया गया मेहनत कभी वेस्टेज नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा। तो आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही, लेकिन ये आपका हार्डवी का सीरीज आगे जारी रहेगा। अगर आप नए हैं, आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं और ज्यादा अगर आपको अनुभव नहीं है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर एक आपको एससी हार्डवी का आपको एक ये मिलेगा, आपको ब्लॉक मिलेगा। आप उसमें जाइएगा तो आप इसके पिछले जितने भी लेसन हुए हैं 1 से लेकर के 13 तक जो हो चुके हैं वो आपको मिलेंगे। आप उनको पूरी तरह से पढ़े, वीडियो को पूरी तरह से देखें। कुछ ऐसे भी वीडियोज हैं जिसमें कि लास्ट भाग में बात इंपॉर्टेंट है, शुरू भाग में वैसे वर्ड आया नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसमें कहूं तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे, जैसे एस्पेक्टर, जैसे एस्केप्टर। आप इसको शुरू में देखने को आपको ये सारी चीज नहीं मिलेंगे। तो बच्चों आज की बात हमारा इतना ही रहेगा, लेकिन ये आपका हार्डवी का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।